नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आने वाली सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 20 होने वाला है। अगर दोस्तों आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रीजनिंग के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दिए गए प्रश्न आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। हमें 3 अलग अलग प्रकार की आकृति दी है और वहां पर एक क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है, यहाँ पर, और पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें यहाँ पर इन 2 आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, जैसे कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी के स्थान पर बाकी की संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर 114 लिखी है और यहाँ पर 48 लिखी है। तो दोस्तों ये संख्या कैसे लिखी है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करें, ठीक है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ पर 48 कैसे लिखा। अगर संख्या को आई साइड वाले को अगर जोड़ के देखते हैं, जैसे 12 8 20 और 20 और 4 अपने हो जाते हैं 24, 24 और 5 29, लेकिन यहाँ पर दिया है 48, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ के तो नहीं ला सकते 48, हमें 48 पता करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 12 और 4 को जोड़ देते तो कितने होते हैं 16, ठीक है। कितने 16 हो जाते हैं। इसको क्या करा हमने, प्लस किया है। उसी टाइप से अगर 8 और 5 यानी कि 8 में से 5 को माइनस कर लेते हैं तो कितने हो जाते हैं 3। अब देखिए अगर इसका आपस में गुणा कर देते तो 16 तिरिया कितने होते हैं 48। अब हम ऐसा करें तो हमारे पास क्या है 48 और 48 यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए सेम तरीका दूसरी वाली आकृति में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 15 और 3 यानी कि 15 और 4 को जोड़ देंगे तो 15 4 कितने होते हैं 19, ठीक है। कितने होते हैं 19। उसके बाद यहाँ पर 11 में से 5 को घटा लेंगे, ठीक है, याद रखना घटाएंगे। तो 11 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 6। अब दोस्तों इनको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे तो 19 छक्का 100 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 114 दिया है। अब दोस्तों याद रखना फर्स्ट आकृति और सेकेंड आकृति में सेम तरीके से हमारे पास जो संख्या है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर तीसरी वाली आकृति में भी संख्या आएगी। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर रहे थे कि यहाँ पर 18 और 3 को जोड़ेंगे तो 18 और 3 कितने होते हैं 21। उसके बाद इन संख्या को माइनस करेंगे तो 18 में से 12 को माइनस करेंगे हम तो कितना होगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 6। अब दोस्तों इनका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 21 6 कितने होते हैं 126 होते हैं, ठीक है। कितने 126। अब दोस्तों हम 126 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब होगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 126 भरा जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, प्रश्न का है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख का सही निरूपित करता है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर दिया है चिड़िया, उसके बाद पंखा और छत। तो हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है कि चिड़िया और पंखा और छत का वेन डायग्राम कैसा बन सकता है, ठीक है। वही हमें कौन सा निरूपित कर रहा है वो हमें क्या करना है, ऑप्शन में से बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे चिड़िया और पंखा और छत दिया है तो देखिए इनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, ये सबसे पहले देखते हैं। तो चिड़िया और पंखा का कोई भी रिलेशन नहीं है और पंखा और छत का भी रिलेशन नहीं है। भले ही पंखा छत पे लगा हुआ रहता है, लेकिन कोई पंखा ऐसा भी होता है जो टेबल पंखा होता है, ठीक है। लेकिन पंखा एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ठीक है। तो इसका आपस में किसी का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी क्या हो गई चिड़िया का वेन डायग्राम, ठीक है। ये हमारा चिड़िया का हुआ। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, पंखा का हो गया। तो ये हमारा किसका हुआ है, पंखा का। उसके बाद ये हमारा किसका हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा छत का वेन डायग्राम, ठीक है। यानी कि तीनों की तीनों वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, अपने अलग अलग बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसका चेक करेंगे ऑप्शन में, तो इस टाइप का हमारे ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रश्न का है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को पहचानिए। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिया है और यहाँ पर हमें असंगत को पहचानना है, ठीक है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अगर दोस्तों आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
दोस्तों आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो जरूर सब्सक्राइब करते हो, उन्हें लाइक करते हो, लेकिन आपको जहाँ से सीख मिल रही, जहाँ से आपको पढ़ना मिल रहा है तो उसे तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमें प्रश्न कहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चारों विकल्पों को देखना है और आपको असंगत यानी कि सबसे अलग विकल्प कौन सा है यही पता करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये क्या है, 8 का वर्ग है, ठीक है। क्या है, 8 का वर्ग है। उसके बाद इसको देखेंगे 36 को ऑप्शन बी में, तो ये है 6 का वर्ग है, ठीक है। किसका है, 6 का वर्ग। उसके बाद ऑप्शन सी को देखेंगे तो ये 7 का वर्ग है। उसके बाद ऑप्शन डी को देखेंगे तो ये 5 का वर्ग है। अगर दोस्तों यहाँ पर विषम और सम को देखेंगे तो 8 भी सम है, 6 भी सम है, 7 भी सम है, 5 भी सम है। अब हमें तो केवल एक अलग बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो चलिए, आपका अगर बेसिक अच्छा होगा तो आप यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका हो। कैसे, देखिए ये जो ऑप्शन ए हमारा, ये क्या है, एक तो 8 का क्या है, वर्ग है, और यही क्या है, 4 का क्या है, घन भी है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला हमारा 64 8 का घन है, 8 का वर्ग है और 4 का घन है। इसका मतलब ये है कि 64 ऐसी संख्या है जो वर्ग भी है और घन भी है, तो इसीलिए हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, यानी कि हमारा यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को 0530 लिखा गया है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। प्रश्न का है कि होम को अगर 0530 लिखा है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करें। चलिए तो हम सोल्व करते हैं। मैंने आपको मेरे हर प्रैक्टिस सेट में बताया है कि जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया हुआ रहता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अंक यानी कि लेटर को अंकों में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर हमें दिया है एच, और एच आता है 8 नंबर पे, ठीक है। कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। उसके बाद ओ दिया है, ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ दिया है तो ओ आता है 15 नंबर पे, और एम दिया है तो एम आता है 13 नंबर पे। उसके बाद ई दिया है तो ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। ये सारे के सारे हमने इनके नंबर लिखे। देखिए क्या करा था हमने, जैसे एच आता है हमारा 8 नंबर पे, उसके बाद ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, उसके बाद एम आता है तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है, और ई दिया है तो ई आता है 5 नंबर पे। अब दोस्तों हमें क्या बनाना है, इन संख्या को यहाँ पर 0530। अगर दोस्तों यहाँ पर ये 08 लिख सकते हैं, यहाँ पर 05 लिख सकते हैं। अगर इसका आपस में गुणा करेंगे तो 8 का 0 में करेंगे तो 0, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, उसके बाद इसका आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 0 ही, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या निकला है, 0530, और यहाँ पर 0530 दिया है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, इंडिया का भी लेटर पता यानी कि अंक पता करके उसका आपस में गुणा करना है। जैसे आई कितने नंबर पे आता है, तो आई आता है 9 नंबर पे, तो हम क्या करेंगे, इसको 09 लिखेंगे। एन आता है 14 नंबर पे, तो हम यहाँ पर 14 लिखेंगे। उसके बाद डी आता है 4 नंबर पे, तो इसे भी क्या करेंगे, 04 लिखेंगे। आई आता है 9 नंबर पे, तो इसे भी हम 09 लिखेंगे। और ए आता है 1 नंबर पे, तो इसे भी हम 01 लिखेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी आपस में गुणा करेंगे। अगर इसका आपस में गुणा करेंगे तो 0, और यहाँ पर इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 0, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 0, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 0। यानी कि हमारा इंडिया का कोड क्या बना है, सेम तरीके से 04000, यानी कि 04000 ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीजीएल में पूछा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब चलिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि दिए गए प्रश्न के विकल्प में संबंधित शब्दों को चुनिए। जैसे दोस्तों भूटान का थिम्पू से संबंध है तो हमें बताना है इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया का हमें बताना है संबंध। तो अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा जीके अच्छा है तो आपको ये पता होगा कि भूटान का थिम्पू से कैसे रिलेशन है, ठीक है। चलिए कैसे है, जैसे भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है, तो चलिए आपको क्या बताना है, यहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी। अब दोस्तों अगर यहाँ पर दिया है बगदाद, तो बगदाद क्या है, तो बगदाद है ईरान की राजधानी, ठीक है। किसकी है, ईरान की। ये किसकी है, ईरान की। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है बीजिंग, तो बीजिंग किसकी है, तो बीजिंग है चीन की, ठीक है। बीजिंग किसकी है, चीन की राजधानी। यहाँ पर टोक्यो दिया है, तो ये किसका है, जापान की राजधानी, ठीक है। किसकी है, जापान की, ये याद रखना। उसके बाद
हमारा सही जवाब क्या होगा, इंडोनेशिया की राजधानी हमारी क्या होगी, जकार्ता। ठीक है, क्या होगी, जकार्ता। तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। जैसे भूटान की राजधानी थिम्पू से संबंध है, उसी प्रकार इंडोनेशिया की राजधानी हमारी जकार्ता से संबंध हो जाएगी, तो जकार्ता हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दिए गए कथन के अनुसार निम्नलिखित में से सही निष्कर्ष का चयन करें। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर कथन दिया है, जैसा कि कथन क्या कह रहा है उस टाइप से उसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा है यही हमें बताना है। अगर निष्कर्ष कथन के बारे में गलत कहा है तो हम उससे क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। अगर निष्कर्ष उसके बारे में सही कह रहा है तो हम सही मानेंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि ये निष्कर्ष कथन के बारे में कह रहा। ठीक है, यही हमें इस प्रश्न में सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले कथन को देखेंगे। कथन पहला है हमारा कि यहाँ पर सभी कारें जीप है। कथन जैसा कहता है वैसा हमें मानना रहता है। ठीक है, तो कथन कहा है कि सभी कारें जीप है, मतलब ये जो क्या है, कार है, ये हमारी कार है। कार का मैं सी प्रतीक लेता हूँ। और ये सभी की सभी क्या, मतलब कारें क्या है, जीप है, मतलब ये जीप के अंदर आ जाएगी। ठीक है, सभी की सभी है तो ये क्या हो जाएगी, जीप के अंदर आ जाएगी। और ये हमारी जीप हो गई, और जीप का मैं जे मानता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला दिया है कि सभी जीप 4 पहिया है। ठीक है, जो जितनी भी जीप है वो क्या 4 पहिया है, तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी जीपें 4 पहिया के अंदर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 4 पहिया, 4 का मतलब मैं यहाँ पर भी CH मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मानता हूँ इसका मैं, CH। अब ये समझिए कि C का मतलब कार और J का मतलब जीप और CH का मतलब 4 पहिया। ठीक है, मैं यहाँ पर मानता हूँ CP मान लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 4 पहिया। ठीक है, चलिए अब हमें निष्कर्ष इसके बारे में क्या कहा है ये पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे अगर निष्कर्ष पहला कहा है कि सभी 4 पहिया कारें हैं। अब दोस्तों सभी 4 पहिया कारें हैं ये प्रश्न पूछा है, तो दोस्तों कार सभी, मतलब सभी कार 4 पहिए हैं, लेकिन सभी 4 पहिए कार के अंदर नहीं है। ठीक है, देखिए 4 पहिए के अंदर कार है, लेकिन कार के अंदर 4 पहिए नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसने कहा है कि सभी 4 पहिया कार है, लेकिन यहाँ पर सभी कार 4 पहिया दिख रही है। ठीक है, चलिए अब पहला वाला हमारा क्या हुआ है, गलत हुआ है। अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा है कुछ 4 पहिया जीप है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सारी की सारी, यानी कि सारी की सारी जीप 4 पहिया है तो कुछ तो होगी। जहाँ पर सारा दिया है वहाँ पर कुछ 100% होगा। ठीक है, क्योंकि जब सारा दिया है तो कुछ तो होगा ही। अगर पहला वाला भी हमारा कुछ में जाता तो हमारा वो भी सही हो जाता, लेकिन वहाँ पर सभी 4 पहिया कार बताया तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ 4 पहिया जीप है तो वो सही है, यानी कि हमारा निष्कर्ष दूसरा वाला सही कह रहा है। अब दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारा निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है, तो केवल हमारा 2। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, प्रश्न चित्र में दी गई यानी दोनों आकृतियों में कौन सी उत्तर आकृति बनाई गई है। यानी दोस्तों हमारे पास ये 2 आकृति है, ये जो 2 आकृति हमारे पास कौन से ऑप्शन में दोनों की दोनों आकृति बनाई गई है, यही प्रश्न पूछा है। तो हमें चेक करना है कि दोनों आकृति एक साथ कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो चलिए अगर ऑप्शन डी की बात करते तो ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार की आकृति 2 है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन डी की बात करते तो हमारे पास ये डंडा एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी में देखेंगे तो हम सीधी लाइन तो सिर्फ एक है, लेकिन हम ये वाला गोल यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो यही वाला ये भी, ये गलत होगा। अब ऑप्शन ए हमारे पास बचा है, तो यहाँ से हमारी पहली वाली आकृति बनी है, और यहाँ से अगर यूँ बनाएंगे तो हमारी दूसरी आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए ही में हमारा क्या होगा, ये दोनों की दोनों आकृति संगत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, यानी कि दोनों आकृति हमारी ऑप्शन ए में बनी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, प्रश्न कहा है, देखिए प्रश्न जैसा कहा है वैसा ही सोल्व करना है। जैसे प्रश्न कहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों और लंबवत रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो त्रिभुजों की संख्या भी बताना है और लंबवत की संख्या भी बताना है। अगर दोस्तों आप इसमें से अगर त्रिभुज की संख्या काउंट करोगे तो ज़्यादा समय लग सकता है, अगर आप लंबवत की संख्या को काउंट कर लोगे तो आप जल्दी आंसर बता सकते हो। जैसे अगर लंबवत की बात करते तो 1 2 3 4 5, टोटल लंबवत संख्या कितनी है, 5 है।
और ऑप्शन में केवल बी में ही दिया है तो हमारा बी क्या होगा, सही जवाब होगा। लेकिन हम त्रिभुज को भी गिन सकते हैं। जैसे आपको इतना पता होगा कि जब इस वाली आकृति में हम त्रिभुज काउंट करते हैं तो क्या करते हैं, इसे काउंट करके 1 2 3 4 इसे काउंट करके इस 4 का क्या करते हैं, डबल करते तो 8 हो जाती है। यानी कि इस वाले डायग्राम में हमारी कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, तो इस डायग्राम में 8 होती है तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, चलिए यहाँ पर हमारी 8 हो जाएगी, यहाँ पर भी 8 हो जाएगी, यहाँ पर भी 8 हो जाएगी, यहाँ पर भी 8 हो जाएगी। एक हमारी ये होगी, एक हमारी ये होगी। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, 8 1 8 8 2 16 8 24 8 4 32 33 34, यानी कि टोटल आकृति हमारी कितनी गिना चुकी है, 34। अब अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक आकृति और बनी होगी, जैसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 आकृति हमारी कहाँ से बन रही है, यहाँ से बनी है त्रिभुज की। ठीक है, उसके बाद ऊपर से देखेंगे तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और 3 इधर से भी बनी। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल कितना होंगे, 36 और 6। ठीक है, 36 3, यहाँ पर 34 3 कितना हो जाते हैं, 37 और 37 3 40। टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो 40 है। ठीक है, और लंबवत रेखा कितनी है, 5 है। तो हमारा ऑप्शन बी ही उस टाइप से सही है। ठीक है, मैंने आपको त्रिभुज भी काउंट करके बताया और लंबवत रेखा भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनें। हमें दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दी है, इसकी दर्पण छवि कैसे बनेगी ये पूछा है। तो दोस्तों एम एन रेखा दी है। ठीक है, यानी कि इसकी दर्पण छवि नीचे बनेगी। कैसी बनेगी, नीचे बनेगी। तो हमें नीचे वाली ही पता करना है। जैसे अगर इसकी दर्पण छवि में बनाता हूँ तो कैसे बनेगी, जैसे जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे चले जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, यानी कि ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। और नीचे के हिस्से कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे, जैसे ये वाला। ठीक है, कैसे, ये वाला, इसमें ये सेम लगेंगे, यहाँ पर भी ये सेम लगेंगे। ठीक है, अब इस टाइप का हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ पर, सी में मैच हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, सी में। देखिए अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये हमारा काला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर काला था तो यहाँ पर भी काला ही होना था, तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ये उस वैसे ही इसकी है आकृति, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों की दोनों ऊपर वाले काले हैं तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है तो आपका सही जवाब है दोस्तों। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप बड़े बड़े क्रिएटर को तो भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन आप जहाँ पर स्टडी करते हो उस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।